तो प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, वो कैसे? तो आप देख सकते हैं कि कोई भी संख्या जो जिसके अंतिम में 0 है उसका अगर हम गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5। तो आप देख सकते हैं इसमें 5 अवश्य आएगा। कोई और संख्या ले लेते हैं 80, जिसके अंतिम में 0 है, इसका गुणनखंड करते हैं 2 से 40, फिर 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। इसका अर्थ क्या है? अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होगा तो उसके गुणनखंड में, उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 अवश्य आएगा। ठीक है, पर 6 का जो भाज्य गुणनखंड होगा वो 3 गुना 2 होगा, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं साफ साफ कि ये जो है कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब इसे हम बनाएंगे कैसे? तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि 6 का घात n अंक 0 पर समाप्त होगा तो इसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 अवश्य होगा। ठीक है, परंतु 6 का घात n इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं कि 2 गुना 3 का घात n या 2 का घात n गुना 3 का घात n है, जो यह दर्शाता है कि 6 का घात n का अभाज्य गुणनखंड मात्र 2 और 3 ही है। ठीक है, लिखेंगे लास्ट में, अतः 6 का घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कहा जा रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। मतलब हमें ये दर्शाना है कि ये सभी संख्याएं जो हमारे पास दिया हुआ है ये संख्याएं एक भाज्य संख्या है, और है तो कैसे है, ये बात हमें साबित करना। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, तो भाज्य और अभाज्य की परिभाषा आपने पहले भी पढ़ चुका है, और इस चैप्टर का पहला वीडियो में आप देख सकते हैं कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जिसका गुणनखंड 2 संख्या के अलावा कोई और नहीं आता हो। जैसे कि 5 देखिए, 5 का जो गुणनखंड है वो 2 गुना 1, इसके अलावा कोई और नहीं आ सकता है। ठीक है, जैसे कि 7 है, 7 को आप 7 गुना 1, ठीक, 2 है, 2 को 2 गुना 1, 3 को 3 गुना 1। मतलब कि वैसा संख्या जिसका गुणनखंड 2 संख्याओं के अलावा कोई और नहीं आता हो, तीसरा गुणनखंड जिसका ना होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो और भाज्य संख्या क्या होता है? तो भाज्य संख्या जो होता है उसमें उसका गुणनखंड हमेशा 2 से अधिक होता है। ठीक है, और भाज्य संख्या जैसे कि आ गया आपका 4 का क्या गुणनखंड होगा,
2 गुना 2 गुना 1। अब देख सकते हैं इसका जो गुणनखंड है कितना आ रहा है, 3 संख्या आ रहा है। मतलब क्या कि इसका गुणनखंड में क्या क्या लिख सकते हैं आप, 4 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसका गुणनखंड में 3 संख्या आ सकता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला संख्या। तो पहला संख्या हमारे पास क्या दिया हुआ है, 7 गुना 11 गुना 13, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 ग्रुप में संख्या बटा हुआ, मतलब कि ये सभी को गुना करके जब ये जोड़ेंगे तो एक संख्या बनेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि दोनों में 13 है, तो इससे हम 13 को कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बनेगा, ये 7 गुना 11 प्लस 1। ठीक, यहाँ से हम क्या किए, 13 को कॉमन ले लिए, यहाँ पर इतना बच गया। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 13 गुना 7 गुना 11 प्लस 1 गुना 1। ये इसका गुणनखंड हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं कि ये जो संख्या है इसका गुणनखंड 2 से अधिक आ रहा है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का क्या होता है कि अभाज्य संख्या जो होता है उसका गुणनखंड 2 ही संख्या होता है। जैसे कि 5 है, इसका 5 गुना 1, 2 ही संख्या इसका गुणनखंड में आएगा। पर आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके गुणनखंड में 3 संख्या आ रहा है, तो यहाँ से क्या साबित हो रहा है कि यह क्या है, एक भाज्य संख्या। उसी तरह दूसरे संख्या, तो दूसरा संख्या हमारा क्या है, 7 गुना 6 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये भी संख्या जो है 2 ग्रुप में बटा हुआ। ये पूरा गुना करने पर फिर उसमें 5 जोड़ेंगे तो एक संख्या बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है, यहाँ 5 दोनों में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 5 को कॉमन ले सकते हैं, नहीं कि 5 को बाहर निकाल सकते। तो क्या बनेगा, ये 5 को कॉमन लेने पर 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 5 गुना 1 प्लस 1। अब इसे भी हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5 गुना, ये जब सबको गुना करके 1 जोड़ेंगे तो ये जो संख्या फिर से एक संख्या बन जाएगा, ये जो है संख्या फिर से एक बन जाएगा प्लस 1, और इसमें हम गुना 1 लिख सकते हैं। तब देख सकते हैं कि ये भी, इसका भी जो गुणनखंड है वो 3 संख्या आ रहा है। ठीक है, तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं, यह भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक, तो लिखेंगे कि इसलिए ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है। प्रूफ। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। उस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए वो दोनों एक ही साथ, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। तो एक ही दिशा में चलते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब कि कोई फील्ड, एक मैदान है, और इस मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, और सोनिया को इस मैदान का पूरा चक्कर लगाने में कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, और रवि जो है, रवि ये पूरा मैदान का चक्कर जो है वो मात्र 12 मिनट में कर लेता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें और एक ही साथ चलना प्रारंभ करें, तो कितने समय बाद जो है फिर से लौट करके एक स्थान पर जाएगा। जैसे कि मानिए कि अगर हम सोनिया को 2 चक्कर लगाने कहते हैं, तो सोनिया को 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, 2 चक्कर लगाने में सोनिया को 2 चक्कर लगाने में 36 मिनट समय लगेगा। लेकिन रवि जो है, इसे 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, इसे 2 चक्कर लगाने में 24 मिनट समय लगेगा।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर सोनिया को 2 चक्कर लगाने कहा जाए तो रवि 2 चक्कर लगा लेगा, तब तक सोनिया रास्ते में ही रहेगी। लेकिन अगर इस दोनों को एक साथ मिलना हो तो कम से कम कुछ और चक्कर तो लगाना ही होगा। तो ही बात यहाँ हमें पूछा जा रहा है कि कितने समय बाद, यानी कि कितना समय के बाद वो दोनों फिर से एक स्थान पर मिल सकती है। ठीक है, मिल सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है कि एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, तो लिखेंगे सोनिया और रवि को पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर क्या हो जाएगा, 18 और 12 का एलसीएम। तो हम 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, वो जितना भी होगा ये दोनों का क्या होगा, एक साथ प्रारंभिक स्थान पर फिर से मिलने का समय हो जाएगा। ठीक है, तो आप तो इसका एलसीएम निकालने का बहुत सारे तरीका है, तो हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा है वही तरीका का उपयोग कर रहे हैं। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 से 3। तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ बना रहे हैं। तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 और 3 का घात 2। और 12 को कैसे लिखेंगे, 2 आ जाएगा ये 6, फिर 2 से 3। तो 12 को कैसे लिखेंगे, 2 का घात 2 और 3 का घात 1। इसका एलसीएम जो होगा 18 12 का, जो संख्या दोनों में मिलता है उसका अधिकतम घात लेना है। तो 2 दोनों में मिल रहा है, इसका अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 2 का घात 2, और 3 का अधिकतम घात कितना है, 3 का घात 2। तो कितना हो जाएगा ये 4 और 9, तो कितना हो जाएगा 9 चौका 36। तो 36 मिनट में जो है ये दोनों प्रारंभिक स्थान पर फिर से मिलेंगे। ठीक है, तो 36 मिनट में क्या करेंगे, फिर से प्रारंभिक स्थान पर मिल सकते हैं। तो ये प्रश्नावली 1.2 का अंतिम क्वेश्चन था। तो यहाँ से प्रश्नावली 1.2 समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।